So hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In today's video we are going to be continuing our British literature series और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अपनी इस सीरीज के साथ और पढ़ने वाले हैं सिविल वॉर और एंटी रेगनम के बारे में। अगर आप मेरी पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने जैकोबियन एंड कैरोलिन एरा को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, जहां पे जेम्स वन एंड उनके ही बेटे चार्ल्स वन का रूल चल रहा था एंड उनकी कुछ ऐसी पार्लियामेंट के साथ मतभेद हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट एंड मोनार्की अपने थॉट्स में अलग हो जाते हैं एंड पार्लियामेंट इज नाउ थिंकिंग कि भाई ये जो हमारे राजा हैं चार्ल्स वन वो सही नहीं कर रहे हैं। एंड हमारी इंग्लिश हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता है कि किसी राजा का एग्जीक्यूशन उसकी पार्लियामेंट करा देती है एंड उसके थ्रोन को डीथ्रोन कर देती है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन होगा हमारे कल वाले वीडियो में। सो इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो ऑलरेडी आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप वो पहले जरूर जाके देखें ताकि आपको पूरा एक पिक्चर की तरह कहानी समझ में आए। एंड विद दैट वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट अवर वीडियो। एंटी रेगनम पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1649 टू 1660। 1649 इसलिए बिकॉज 1649 में ही आपके चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन आपकी पार्लियामेंट कराती है एंड आपके पार्लियामेंट के जो लीडर होते हैं मेन ओलिवर क्रॉमवेल वो आपकी जो गद्दी है उस पे सक्सीड करने का सोचते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी रेगनम, आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। जब आपका एक राजा हट जाता है एंड दूसरा राजा जब उस गद्दी में बैठने वाला होता है, बीच में जब कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए वो गद्दी आपकी वेकेंट होती है, उस वेकेंट टाइम पीरियड को हम लोग एंटी रेगनम बोलते हैं। तो जो सिविल वॉर हुआ था जहां पे पार्लियामेंट और मोनार्की की लड़ाई हुई, देन उसके बाद फाइनली चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया एंड आपके ओलिवर क्रॉमवेल जो आपके सक्सीड कर जाते हैं, जो इसके बीच में टाइम पीरियड होगा उस पीरियड को हम लोग एंटी रेगनम पीरियड कहते हैं। जैसे ही हमारे ओलिवर क्रॉमवेल गद्दी पर बैठ जाएंगे तो आपका बेटा स्टार्ट हो जाएगा कॉमनवेल्थ एरा, जिसको हम लोग प्रोटेक्टोरेट एरा भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी चार्ल्स वन के एग्जीक्यूशन एंड हमारे ओलिवर क्रॉमवेल के थ्रोन करने के टाइम पे, वो सारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ओलिवर क्रॉमवेल जो राजा बन जाते हैं, जिनको हम लोग कॉमनवेल्थ एरा या फिर प्रोटेक्टोरेट एरा भी बोल सकते हैं, वो हमारे इंग्लैंड में आके क्या क्या चेंजेस करते हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो लेके आते हैं एंड उनके एरा में हमारे लिटरेचर का क्या फ्लरिश करता है या फिर क्या होता है वो हम लोग को पता चलेगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉमवेल रूल्ड एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर अंटिल हिज डेथ इन 1658। जो यहाँ पे 1649 से ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं एग्जैक्टली आफ्टर चार्ल्स वन की डेथ के बाद, एंड 1658 अपनी डेथ तक ये वहां रूल करते रहते हैं। इनके रूल के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये प्यूरिटन रूल स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजीसी नेट ने इससे क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको आगे भी दिखाने वाली हूं व्हेन वी डू अवर क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर रूल को हम लोग कॉमनवेल्थ एरा को प्यूरिटन रूल भी कहते हैं या फिर प्यूरिटन एंटी रेगनम भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो ओलिवर क्रॉमवेल होते हैं वो प्यूरिटनिज्म को फॉलो करते हैं एंड आपकी क्रिश्चियनिटी का ही ये सेक्ट होता है जो बहुत ही कट्टरवादी होते हैं। ये लोग मॉरल्स में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। प्यूरिटन्स वो लोग थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के भी जो तौर तरीके होते थे उनको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे कि इतना ये लोग कोर्टली अपीयरेंसेस करते हैं, मजे करते हैं, थिएटर्स और ये चीजें करते हैं, ये तो हमारे रिलीजन में नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमारे आजकल की सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक रिलीजन का एक सेक्ट होता है वो लिबरल होता है एंड दूसरा जो सेक्ट होता है वो बहुत कट्टरवादी होता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज है कि आपके जो प्यूरिटन्स थे वो ऐसे क्रिश्चियंस थे जो बहुत ही ज्यादा कट्टर थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एंड वो चाहते थे कि उनको फॉलो किया जाए। तो इस पॉइंट को बेटा याद रखिएगा। द प्यूरिटन्स जो थे आपके वो मॉरल एंड रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना पसंद करते थे एंड इनका जो इफेक्ट था वो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं था, ये हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे अपना दबदबा दबाना चाहते थे एंड लिटरेचर पे भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, जो कि है आपका सबसे पहली चीज, ये थिएटर्स को बंद करा देते हैं कि ये जो राजा रानी अपने कोर्ट में बुला के भैया इतने बड़े बड़े थिएटर कराते हैं। हम लोगों ने पिछली एज में देखा कि मास्क बहुत पसंद आते थे जेम्स वन एंड जेम्स वन की वाइफ को, देन चार्ल्स वन भी बहुत लैविश लाइफस्टाइल को ये लोग जीना पसंद करते थे। तो ये जो आपके बहुत मजे करने को, देन हमारे जो कैथोलिसिज्म में भी मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेस को इनैक्ट किया जाता था, वो कहते थे ये चीजें कोई इनैक्ट करने वाली नहीं है, बस खाली किताबें पढ़नी चाहिए एंड नथिंग एल्स, एंड या फिर आप सिर्फ और सिर्फ चर्च जाते हो। तो इनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये सबसे पहली चीज अपने रूल में आने के बाद करते हैं कि थिएटर्स को इमोरल कह के ये बंद करा देते
करते हैं एंड आपके एंटी रेगनम पीरियड में बेटा याद रखना, या फिर हम लोग कॉमनवेल्थ पीरियड में बोलेंगे कि थिएटर पूरी तरीके से आपके बंद करा दिए गए थे। अब आप खुद सोचिए कि थिएटर्स बंद करा दिए गए थे, तो भैया जो प्ले राइट्स थे, जो एक्टर्स थे, जिनका जीवन इसी की वजह से चल रहा था कि मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उनके साथ कितनी बड़ी ये प्रॉब्लमेटिक, बिल्कुल बेरोजगार हो गए होंगे वो लोग। ठीक है, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स के बारे में बात करें तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंसिकल चीजें ये हैं, आपको समझ में आ जाएंगी कि जो रिलीजन को, मॉरल्स को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, जाहिर सी बात है वो आपके थिएटर एंड आपके प्लेजर सीकिंग जितने जॉनरास होते हैं उसको पसंद न करके रिलीजियस एंड मॉरल राइटिंग्स को पसंद करेगा और बढ़ावा भी देगा। तो उस टाइम में आपके जॉन मिल्टन, जो हम लोग ने कल के भी वीडियो में देखा था, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉमनवेल्थ एरा में ओलिवर क्रॉमवेल को लाने में, प्रोपेगेंडिस्ट पैम्फलेट्स लिखते हैं, वो इनको खुश करने के लिए अपने कुछ ऐसे वर्क्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो बहुत रिलीजियस होते हैं, मॉरल होते हैं। जाहिर सी बात है हर कोई अपने टाइम के राजा को खुश करने के लिए चीजें करता रहता है, तो जॉन मिल्टन भी यही चीजें करते हैं कि रिलीजियस पोएट्री जो होती है, रिलीजियस वर्किंग्स जो होती हैं, वो आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप देखेंगे बेटा कि वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिल्टन के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो सबको पता है कि जॉन मिल्टन इज सच एन इंपॉर्टेंट राइटर। जब हमारे चार्ल्स वन थे और ये ऐसी चीजें लिखा करते थे तो मिल्टन का जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था एंड ये हाइडिंग में भी आपके चले गए थे, क्योंकि भाई आपके चार्ल्स वन जाहिर सी बात है इनके पीछे पड़ जाएंगे, ये उनके बारे में गलत सलत लिखते रहते थे एंड ही वेंट ब्लाइंड ऑल्सो। जो भी एग्जर्शन हुआ ये छुपते छुपाते रहते थे गवर्नमेंट में से, तो इनकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था एंड हम सबको पता है कि ये ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने इतनी बड़ी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट बताते हुए ये डिक्टेट करते रहते थे और इनकी बेटियां लिखती रहती थी, सॉरी इनकी वाइफ लिखती रहती थी। तो क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोज एंड पोएट्री दोनों आपके मिल्टन लिखा करते थे एंड बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नो ऑल द मेजर एज वेल एज माइनर वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो इनके पैराडाइज लॉस्ट में से आते हैं, पर इनके और भी जितने भी वर्क्स हैं बेटा उनसे जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू कैन नॉट लीव जॉन मिल्टन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैवेलियर पोएट्री के बारे में बात करेंगे। जो हमारे चार्ल्स वन के सपोर्टर कैवेलियर पोएट्स थे वो अभी भी पोएट्री लिख रहे थे। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ओलिवर क्रॉमवेल आ चुके थे, इतनी सख्ती कर दी थी उन्होंने, तब भी ये लिख रहे थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द पॉलिटिकल टर्मोइल Cavalier poets who were royalist in sympathy continued to write their poetry, often celebrated courtly and aristocratic values that were in contrast with the Puritan ethos। आपके प्योरिटन्स मॉरल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, संस्कार होने चाहिए, रिलीजियस चीजों के बारे में बात करते थे। एंड कैवेलियर पोएट्री अगर आपने पढ़ी है तो बड़ी सेंशुअल होती है, प्लेजर सीकिंग होती है, वुमेन की बॉडी को एक्सप्लिसिटली ये लोग अपनी पोएम्स में इलैबोरेट करके दिखाते हैं। तो ये तब भी इन्होंने लिखना जारी अपना रखा था। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री भी बेटा कंटिन्यू रहती है। मेटाफिजिकल्स को किसी बात की डर नहीं थी क्योंकि उनकी पोएट्री ऑलरेडी रिलीजियस एंड प्लेटोनिक लव के ऊपर थी, तो इन्होंने अपना लिखना कंटिन्यू किया था। एक जो इंपॉर्टेंट राइटर है विच इज नोन एज योर मेटाफिजिकल राइटर एज वेल एज जो कॉमनवेल्थ में भी उनके थीम्स को मैच करते हैं, वो है हमारे एंड्रयू मार्वल। इनको हम लोग ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और इनकी इंपॉर्टेंट जो पोएम्स है वो आप सबको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। अब रेस्टोरेशन हो जाती है, रेस्टोरेशन का मतलब 1658 में आपके जब ओलिवर क्रॉमवेल हेल्थ के रीजंस की वजह से मर जाते हैं। इनका जो बेटा है रिचर्ड क्रॉमवेल वो कहता है कि भाई अब तो गद्दी मेरी। पर ये बात जैसे ही आपके चार्ल्स सेकंड को पता लगती है, जो आपके चार्ल्स वन के बेटे थे जिनको मार दिया गया, वो वापस आ जाते हैं इंग्लैंड एंड अपने सारे कनेक्शंस बैठा के ये वापस से अपनी जो गद्दी को ले लेते हैं। हमारी जो मोनार्की है वो रीस्टोर हो जाती है। अभी तक आपको पता है कि मोनार्की जो थी आप हमारी जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन ये रीस्टोर कर देते हैं हमारी मोनार्की को। तो एंटी रेगनम पीरियड बेटा आपका एंड हो जाता है और रेस्टोरेशन आपके चार्ल्स सेकंड के वापस आने के बाद 1660 में क्या हो जाता है, वापस से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी इसमें
डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने वाली। अब कल जो हम लोग ने बाप बेटे की कहानी देखी थी, हम लोग अब धीरे धीरे एक ऐसी कहानी की तरफ जाएंगे जहां पे हम लोग एक ससुर और दामाद की भी कहानी को देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो 4 सेकंड क्या कर देते हैं, वापस मोनार्की में आ जाते हैं, एंड मोनार्की में वापस आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सारे जो थिएटर्स हैं इनको ओपन करा देते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जितने भी अरिस्टोक्रेटिक पीपल होते हैं बेटा, वो प्लेजर सीकर्स होते हैं, वो बिना मजा लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। उनके पास इतनी लाविशनेस एंड इतना पैसा होता है कि वो उस चीज को प्रेफर करते हैं। तो ये जैसे ही वापस आए 4 सेकंड, इन्होंने सबसे पहले आपके क्या किया, रिवाइव किया आपके थिएटर्स को। एंड आपके थिएटर्स जैसे ही रिवाइव होते हैं, जन्म लेती है आपकी रेस्टोरेशन कॉमेडी, जो आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है उसके बारे में आपको आगे के वीडियोस में पता लगता रहेगा। यहाँ पे जो हमारी कहानी थी वो खत्म हो जाती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे एंड समझेंगे कि हम लोग ने जो पढ़ा है उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आए हैं या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन एंटीरेग्नम। मैंने आपको बताया ना, इस पर्टिकुलर एज के काफी सारे नाम हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में हमारे प्यूरिटन्स पावर में आ गए थे, तो कभी कभी इस एज को, कॉमनवेल्थ एज को, हम लोग प्यूरिटन एंटीरेग्नम भी बोलते हैं। क्लियर होगा ये बात सारे बच्चों को। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इयर्स इन इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 टू 1660 आर नोन एज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप 1649 से 1660 का जो टाइम पीरियड है पूछा है कि सिर्फ नाम बताओ। आपने कल के भी वीडियो में इस बारे में ध्यान दिया होगा कि आपसे पूछा गया था कि 1603 में किसको थ्रोन मिला था या फिर वो किसका टाइम चला था। तो इंग्लिश की हिस्ट्री जब आप लोग बेटा पढ़ते हो ना ब्रिटिश लिटरेचर के जरिए, तो आपको कुछ डेट्स, कुछ नाम, कुछ पीरियड लर्न करने पड़ते हैं, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग उसको कर लेंगे। तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड हमारा हो जाता है। उसके बाद द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड। आपसे बोला है कि जो प्यूरिटन्स आए उन्होंने सारे थिएटर्स को बंद कर दिया। उसका आपसे एज पूछी है, एग्जैक्ट डेट पूछी है, विच इज 1642। ये आपको याद होनी चाहिए। आगे जाके ये बैन लिफ्ट हो जाता है, लेकिन कब बैन लगा था, 1642 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स पब्लिकेशन। अगेन अगर आप मेरे वीडियोस को रोज देखते हैं तो आपको ये बात पता होगी, जितने भी हमारे बेटा मेजर राइटर्स होते हैं, ऐसे टाइप के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डेट वाले क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस एंड छांटने वाले क्वेश्चंस आपको मेजर राइटर से ही मिलेंगे। आपका यूजीसी नेट कभी भी एक माइनर राइटर को उठा के नहीं बोलेगा कि 4 काम दे दिए हैं, इस माइनर राइटर के काम छांट के बताओ या फिर इनकी क्रोनोलॉजी बताओ। सिर्फ और सिर्फ मेजर राइटर्स के। एंड जॉन मिल्टन वी नो वेरी वेल इज अ मेजर राइटर। तो यहाँ पे आपसे यही चीज पूछी गई है कि आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए हमारे मिल्टन के सारे वर्क्स का। द आंसर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। आगे बढ़ेंगे। जॉन बनियन, इस पर्टिकुलर एज में हमारे जॉन बनियन जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं, वो भी इस एज के एक बहुत ही मेजर राइटर बेटा रहे हैं। क्योंकि हमारा बैन वगैरह लगा हुआ था, तो इस एज में ज्यादा राइटर्स नहीं हमारे निकल के आते हैं, लेकिन 4-5 राइटर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जॉन बनियन ने यहाँ से पूछा है कि कौन कौन से वर्क उन्होंने ऑथर किए हैं। तो आपका पिलग्रिम्स प्रोसेस किया है, ग्रेस अबाउंडिंग किया है, एंड देन आपका होली वॉर किया है, ठीक है। जरूर से गूगल करके आप इनके बाकी वर्क्स को भी एक बार देख लीजिएगा। जब मेरा फुल कोर्स आएगा ब्रिटिश लिटरेचर पे, तो दिस इज द लिस्ट दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है। इन जॉन बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हु कीप्स क्रिश्चियंस हेड अबव वाटर इन रिवर ऑफ डेथ। तो आपके जॉन बनियन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा पिलग्रिम्स प्रोसेस, जिसमें से बड़े सारे क्वेश्चंस आपसे यूजीसी नेट पूछता है, ये जो आपका वर्क है ना, आपको डिटेल में करके जाना है। डिटेल में मतलब कि आपको इसकी सोर्स जानना है, टाइटल जानना है, सब टाइटल जानना है, कौन सी आपकी डेट को लिखा गया था, अंदर कौन सा राइटर्स है, कितने राइटर्स से कितने कैरेक्टर्स से आपका मेन कैरेक्टर मिलता है, क्या प्लॉट लाइन है, ईच एंड एवरीथिंग बेटा आपको इस पर्टिकुलर वर्क की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और इस एज की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको दे दी। अगर आप इसी तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ और सिर्फ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को अवेल करना चाहते हो, तो मेरे कोर्स को जरूर से ट्राई करना। यहाँ पे आपको बहुत ईयर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड सेक्शन वाइज। ईयर वाइज को क्लिक करोगे कि जिस पर्टिकुलर आपके शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप लगाना चाहते हो, या फिर ईयर के कि मैं 2019 के लगाना चाहूँ, मैं 2023 के लगाना चाहूँ, उसको भी क्लिक करके लगा सकते हो।
पूरे 100 क्वेश्चंस खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने अगर बहुत अच्छी तरीके से एक सेक्शन अपने इंग्लिश लिटरेचर का प्रिपेयर कर लिया है एंड उसी के सिर्फ क्वेश्चंस में लगाना चाहूं, तो ये कोर्स आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जहां पे आपको सारे क्वेश्चंस सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, आपको छांटना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जरूर से मेरे इस कोर्स को चेकआउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आप लोग मेरे फ्री लेक्चर्स तो एंजॉय करते ही हैं मेरे यूट्यूब पे, मेरी और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मेरे मिल जाएंगे पोल्स, देन बहुत सारे फ्री पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में, देन आपको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाते हैं आपके एग्जाम की या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है बेटा, सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, जरूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वही एक जगह है जहां पे हम लोग बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाते हैं जल्दी जल्दी। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो कैसा लगा, पूरी सीरीज कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे हेल्प करते हैं ये जानने में कि हाउ आर यू रिसीविंग द वीडियोस एंड मुझे और क्या क्या वीडियोस में करना चाहिए जो आपके लिए आपकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए आपकी मदद करे। सो डू लीव मी अ फीडबैक कि आपको कुछ नया जानने को मिला एंड आपको ये सीरीज कैसी लगती है। विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। I will meet you up next in yet another age and in yet another video. Up till then, bye and take care.